Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper discussion of 17th of November. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी. Let's start with the newspaper discussion. The first topic that we have to discuss is about Hyderpora. Hyderpora, this is a place in Srinagar. यहाँ पर recently दो militants, one overground worker and one civilian have been killed. देखिए ओवरग्राउंड वर्कर कौन होते हैं? दे आर द पर्सन्स हु किल मिलिटेंट्स, हु सपोर्ट मिलिटेंट्स. मिलिटेंट्स कोई भी काम कभी भी अकेले नहीं कर सकते हैं. दे नीड इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ के नेटिव लोगों से लेते हैं, जो लोकल लोग होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं. सो दोज पीपल हु एक्चुअली हेल्प मिलिटेंट्स बाय प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड एज ओवरग्राउंड वर्कर्स. अगर हम पिछले 3 सालों का डेटा चेक करें, in 2019, 20 and 21, देखिए 36 civilians and 78 security personnel were killed in 2019, 33 civilians and 46 security personnel in 2020, and around 22 civilians and 20 security personnel have already been killed in 2021 this year till October only. तो अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे डेथ्स हैं जिसको हम पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं. गवर्नमेंट को और अच्छी प्लानिंग करनी होगी, पीस प्रोसेस को लेकर आना होगा कश्मीर के अंदर, और स्ट्रॉन्ग पीस प्रोसेस की हमें ज़रूरत है ताकि हम इन डेथ्स को अवॉइड कर सकें. अब हमें अपने एग्जाम्स के लिए चेक करना है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसके कारण अभी रिसेंट सर्च क्यों हुआ है कश्मीर के अंदर, इतना अचानक से वायलेंस क्यों बढ़ने लगा है. देखिए कश्मीर एक ऐसा प्लेस है जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करता है, और कश्मीर का कुछ पार्ट जो है इंडिया जिस पे इंडिया रूल कर रहा है, और कुछ पार्ट पे पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है. दे आर कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. और ये ब्लडी आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है यहाँ पर सिंस 1990 से. यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. स्पेशली अभी अगर 2021 का हम किलिंग स्प्री की बात करें, अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा तो आप देखेंगे पिछले 2 से 3 हफ्तों के बीच में मैनी नॉन कश्मीरीज हैव बिन किल्ड. सो ये जो किलिंग्स है, दे हैव बिन डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉन कश्मीरी, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर से आकर वहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं. एंड स्पेशली द मेंबर ऑफ माइनॉरिटी हिंदूज एंड सिख कम्युनिटीज़ इन मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर वैली. जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, तो वहाँ पर हिंदूज एंड सिख जो बाकी कम्युनिटीज़ जो रहती हैं, दे आर एक्चुअली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. तो उनके ऊपर अभी अचानक से डायरेक्ट होने लगे हैं टैक्स. देखिए न्यूज़ है हाइड्रोपुरा के बारे में, तो हम हाइड्रोपुरा का लोकेशन चेक करने की कोशिश करते हैं. अगर आप JNK के मैप पे श्रीनगर को देखेंगे, सो इट इज़ लोकेटेड हेयर. यहाँ पर श्रीनगर प्रेजेंट है. श्रीनगर के जस्ट नीचे के जगह पे देखिएगा हाइड्रोपुरा. सो समवेयर हेयर देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज हाइड्रोपुरा. आपको ये ध्यान रखना है. हाइड्रोपुरा के अलावा देर इज ऑल्सो प्लेस कॉल्ड एज नूरबाग एंड बेमिना. ये ऐसे प्लेसेस हैं जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस मतलब मैच द फॉलोइंग के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट में ये लोकेशंस प्रेजेंट हैं. तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोपुरा, इट इज़ अ प्लेस इन नियर श्रीनगर, इट इज़ इन JNK. ओके, दीज अटैक्स दे आर बिलीव टू बी कैरिड आउट बाय TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स नाम की एक फ्रंट है ऑफ लश्कर तैयबा. LET जो है लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान का एक रेबल ग्रुप है जिसका एक रेजिस्टेंस फोर्स है. ये ग्रुप है, यही वो ग्रुप है जो एक्चुअली ये सब अटैक्स करवा रहा है. और इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जो है, जो कि वहाँ जो इंडिया के जो कश्मीर के लोकल फाइटर्स हैं उनका एक ग्रुप है, ट्रेडिशनल लोकल फाइटर्स का ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन. ये सब मतलब इनके ऊपर ये बात चल रही है कि शायद यही है वो जो ये लगातार अटैक्स करवा रहे हैं. 2019 अगस्त में इंडिया ने JNK का जो स्टेटहुड था उसको रिवोक करके इसको उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जिसके तहत हमने क्या किया था, आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से अबॉलिश किया, यानी कि रिवोक कर दिया था. ठीक है, और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था. इसके बदले में इसी के रिस्पांस में TRF इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था अगस्त 2019 में ही, और कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट करना और एंड वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया था. इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट का लॉकडाउन लगा लिया था पूरे के पूरे कश्मीर वैली में, जो कि काफ़ी दिनों तक चला था. एंड कुछ महीनों पहले ही इसको ओपन किया गया है. In recent attacks, TRF have mostly been using concealable small arms like pistols. Concealable का मतलब होता है जिसको छुपा के लेके जाया जा सकता है कहीं पर भी. तो वो छोटे छोटे आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पिस्टल, और क्या कर रहे हैं, लोगों को शूट कर रहे हैं. यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे उन्होंने ये भी बोला है दैट दे आर नॉट गोइंग आफ्टर पीपल बेस्ड ऑन द रिलीजन, बट दे वर वर्किंग अगेंस्ट इंडियन अथॉरिटीज़. ऐसे लोग जो कि इंडियन अथॉरिटीज जैसे आर्मी एंड पुलिस जो कि इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए काम कर रही है, उनको मार रहे हैं. या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इन्फॉर्मर है, जो कि इंडिया को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंडियन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उनके अगेंस्ट हो जा रहे हैं. नाउ दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल. इसके अगेंस्ट में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था. पिछले 2 से 3 हफ्तों में लगातार एक क्रैकडाउन चल रहे हैं जिसमें 13 रेबल्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं इन 2 वीक्स ओनली इन मल्टीपल ऑपरेशन अक्रॉस द कश्मीर वैली. सो दिस इज अ ऑन गोइंग वॉयलेंस दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. आपको इस न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, बट लेट्स प्रे कि वहाँ के लोग जो हैं दे शुड रिमेन सेफ एंड ये वॉयलेंस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए. Now let's talk about the next topic. It is about NRC, that is National Register of Citizens. न्यूज़ में ये है कि more than 19 lakh of 3.29 crore applicants in Assam, they were excluded from final draft
ऑफ रजिस्टर पब्लिश ऑन 31 अगस्त 2020। जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 31 अगस्त 2020 की कि आपको उससे पहले फाइनल ड्राफ्ट ऑफ एनआरसी को पब्लिश करना है। जब फाइनल पब्लिश किया गया तो उसमें अराउंड 3.29 करोड़ टोटल एप्लीकेंट्स थे, जिसके अंदर 19 लाख पीपल को इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया था, दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ असम। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एनआरसी को मानने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बोला कि दैट देयर शुड बी वेरिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 30% ऐसे नेम्स जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर, मतलब बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगता है असम का वहाँ पर, और 10% इन रेस्ट ऑफ द स्टेट में जो भी नेम्स है ना उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम होना चाहिए उसके अंदर बट नाम नहीं है। एंड फाइनली जब फिर से रिवाइज किया गया और रीवेरीफाई किया गया है तो अराउंड सिर्फ 1032 ऐसे डाउटफुल केसेस आए हैं जिसको रेफर किया गया ऑफिशियल एक्शन के लिए। बाकी जितने भी 19 लाख में से बाकी लोग थे उनको क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम एनआरसी को देखने की कोशिश करें, देखिए एनआरसी एक टाइप का पॉपुलेशन रजिस्टर है। ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर हर एक पर्सन का नेम लिखा होता है कि कौन कौन इस कंट्री का पार्ट है। बट पॉइंट इज, आपको ये ध्यान रखना है कि एनआरसी जो है पूरे इंडिया के लिए नहीं है एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन असम। जो कि 1985 में क्या हुआ था, देखिए असम एकॉर्ड नाम की एक साइन हुआ था, असम एकॉर्ड साइन हुआ था, जिसके तहत जितना भी असम का पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर्ली इसके अंदर नोट डाउन करना था कि जितने भी असम के लोग हैं वो सब इसके अंदर हैं या नहीं है, दे शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड इन एनआरसी। ठीक है, इसके अलावा जब ड्राफ्ट्स बनने स्टार्ट हुए, मतलब एनआरसीज बननी स्टार्ट हुई, तो 2 ड्राफ्ट्स बनते हैं जून 2018 2019 में, लेकिन उसके अंदर अराउंड 41 लाख लोग ऐसे थे जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ असम। इसके बाद फिर से रिवाइज हुआ एंड 36 लाख लोगों ने रीअप्लाई किया कि मतलब इसमें कोई ना कोई गलती हो गई है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ असम एंड वी हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो फिर से इसको रिविजन किया गया एंड फाइनल ड्राफ्ट किया गया, जिसके अंदर 19 लाख को फिर से बाहर कर दिया गया, और मतलब टोटल 3.29 करोड़ हैं, उसके अंदर 19 लाख को फिर से बाहर कर दिया गया। बट अगेन जैसा हमें पता है कि बीजेपी रूल्ड असम गवर्नमेंट जो है उसने फिर से उसको मानने से मना कर दिया एंड फिर से इसका रीवेरीफाई किया गया। तो अभी ओनली 1032 डाउटफुल केसेस आए हैं जिसको ऑफिशियल्स के पास भेजा गया है टू सीक एक्शन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनआरसी। आपको बस इसके अपडेट देखते रहने हैं, बिकॉज इसका फाइनल ड्राफ्ट अभी आने वाला है, देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट द्वारे राशन स्कीम। द्वारे से आप नाम से पता कर सकते हैं, द्वारे वर्ड लिया गया है द्वार से, द्वार का मतलब होता है डोर। तो ये एक राशन स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसका एम है कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना है अंडर द पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एट डोर स्टेप्स, यानी कि हर एक के द्वार पे यानी कि द्वार से डोर स्टेप्स को आप कनेक्ट कीजिए फॉर एंटायर पॉपुलेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि बहुत सारे आपने स्कीम्स देखे होंगे जो कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर फूड ग्रेन्स जो नॉर्मली सिर्फ SC ST या फिर जो BPL पॉपुलेशन होती है उनको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है जिसको भी पीडीएस के अंदर जिसको भी राशन मिलता है उन सबको, उस एंटायर पॉपुलेशन को, नॉट ओनली SC ST और मतलब BPL के लोग, बट एंटायर पॉपुलेशन जिसको पीडीएस के अंदर राशन मिलता है, दे ऑल विल गेट देयर राशन एट देयर डोर स्टेप्स। मतलब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको घर के अंदर ही राशन, घर के बाहर ही उनको राशन मिल जाया करेगा। गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि अराउंड 10 करोड़ लोग जो हैं वेस्ट बंगाल के, उनको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी, दे विल बी द बेनिफिशियरीज। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट है उसने भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन सेंटर ने उसके अगेंस्ट कंटेस्ट किया था और ये बोला था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारा NFS से, उसके अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है, तो हम ऐसा अचानक से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी जो हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये मतलब बोला है कि प्लीज़ डोंट टेक दिस थिंग इनटू कोर्ट, मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम को कोर्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ स्कीम दैट विल हेल्प द लोग, मतलब दैट विल हेल्प द पीपल, पुअर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस स्कीम को हमें घसीटने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं है, लेट्स ट्राई टू हेल्प आउट द पीपल, ऐसा ममता बनर्जी जी ने कहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि जितने भी राशन के डीलर्स हैं उनका कमीशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा फ्रॉम 75 रुपीज़, जो पहले उनको पर क्विंटल मिलता था, मतलब पर क्विंटल फूड ग्रेन जितना वो लोग प्रोवाइड करते थे उसको 75 रुपीज़ से कमीशन मिलता था, अब उसको इंक्रीज करके 150 कर दिया गया, यानी कि इट हैज़ बिन डन ट्वाइस, मतलब उसको डबल कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे कि पीडीएस के अंदर अभी तक हमारा इंडिया का बहुत अच्छा मतलब सक्सेस रेट तो रहा है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रही है बिकॉज ऑफ करप्शन एंड लीकेज जो होते हैं यहाँ पर इस एरियाज में। तो माना जाता है बेसिकली अगर राशन डीलर्स, हो सकता है कि इनका पैसे, मतलब इनका सैलरी जो है ऑलरेडी इतनी कम है कि ये लोग दे डू करप्शन फॉर देयर ओन मतलब बेनिफिट्स, उसको मतलब पैसा मिल जाए इसलिए वो करप्शन करते हैं। तो अगर किसी तरीके से हम उनकी सैलरी बढ़ाते हैं, उनका हम जितना पैसा उनको मिलता है अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं, तो मे बी दिस विल डिसइंसेंटिवाइज देम, मतलब उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा करप्शन करने के लिए, बिकॉज दे ऑलरेडी विल गेट द मनी, राइट। तो इसलिए उनका जो पैसा है उसको डबल कर दिया गया है।
अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हर एक के डोर स्टेप्स पे खाना पहुंचेगा कैसे, राशन पहुंचेगा कैसे। बोला गया है कि हर एक राशन डीलर जो होगा उनको अपने अंदर 2 और लोगों को अपॉइंट करना होगा जो कि उनकी हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे इन राशन को पहुंचाने में। इसके अलावा जो दोनों पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे उनको 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 5,000 जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और बाकी 5,000 जो है वो डीलर प्रोवाइड करेगा। ओके, इससे क्या होगा, देखिए पूरे वेस्ट बंगाल में माना जाता है कि अराउंड 21,000 डीलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हर एक डीलर 2 लोगों को भी अपने अंदर अपॉइंट करता है तो 42,000 न्यू जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो 21,000 डीलर्स प्लस 42,000 लोग यानी टोटल यानी कि 63,000 लोग जो होंगे वो साथ में मिलकर राशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे पूरे के पूरे 10 करोड़ लोगों को जो कि वेस्ट बंगाल के जो बेनिफिशरीज हैं, राइट। सो इससे क्या होगा, 42,000 जॉब्स हो गई हैं तो लोकल यूथ के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, राइट। इसके अलावा डीलर्स विल ऑल्सो गेट अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ताकि वो कोई व्हीकल्स को खरीद सके अगर उनके पास नहीं है, ताकि वो राशन को प्रॉपरली पहुंचा सके जहां पर भी उनका डेस्टिनेशन है, जहां पर ही पहुंचाना है। इसके अलावा द स्कीम गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए गवर्नमेंट जो है टोटल 160 करोड़ रुपीज खर्च करने को रेडी है पर ईयर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए क्या डिसाइड किया गया है। बोला गया है कि हर एक डोर स्टेप पे राशन पहुंचाना इज़ अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। और अचानक से हम मतलब ओवरनाइट ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, रातों रात हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो इट विल टेक अराउंड 1 ईयर टू कंप्लीट फॉर 1 लोकेलिटी, मतलब हर एक लोकेलिटी की बात करें तो कम से कम एक साल लगेगा वहाँ तक पहुँचने में कि हम उस लेवल तक पहुँचेंगे कि सबको एक साथ खाना प्रोवाइड कर सके, सबको एक साथ राशन प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए क्या किया गया है कि जो भी मेन रोड्स होंगे, मेन रोड्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक के लिए एक एक स्ट्रीट वेंडर डिसाइड कर दिया जाएगा, राइट। एक एक स्ट्रीट वेंडर, तो लोग जो है इस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होंगे वो यहाँ के राशन ले सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ राशन ले सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ राशन ले सकते हैं और यहाँ के लोग यहाँ राशन ले सकते हैं, राइट। जो भी उनके लिए डेजिग्नेटेड उनका वेंडर अपॉइंट किया जाएगा वहाँ से वो डायरेक्टली राशन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लोग जस्ट सपोज कि पहले राशन का शॉप यहाँ था तो इसके लिए पास पड़ता था, इसके लिए पास पड़ता था, बट इन दोनों के लिए काफ़ी दूर पड़ता था। तो अब क्या होगा, चारों के लिए इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा बिकॉज सबके अपने अपने एरियाज के अंदर ही राशन डीलर्स आ जाएंगे तो इजीली उनको राशन मिल जाया करेगा। इसके अलावा लोकल्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन इन एडवांस, मतलब जब भी राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होगा उससे पहले ही, उसके एडवांस में ही जितने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगे सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट मैकेनिज्म्स के द्वारा। इसके अलावा डीलरशिप की बात करें अगर हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा राशन डीलर्स को ऑल इंक्लूड किया जाएगा। जैसा हमें पता है कि 21,000 राशन डीलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उसमें से 42,000 लोगों को और ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा और भी ज़्यादा राशन डीलर्स को इंक्लूड करेंगे, जिससे क्या होगा, स्कीम और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके लिए क्या किया गया है, अभी तक अगर किसी भी पर्सन को राशन डीलर बनना होता था वेस्ट बंगाल की पीडीएस के अंदर, तो उसको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ का शो करना होता था कि मैं कम से कम 1 लाख रुपीज़ का टर्नओवर शो कर सकता हूँ, लेकिन उसको कम करके अभी 50,000 कर दिया गया है। मतलब जिसके पास 50,000 का भी टर्नओवर है वो भी इजीली जाकर राशन डीलर बन सकता है और वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ पीडीएस में काम कर सकता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है खाद्य साथी। खाद्य से आप मतलब समझ रहे हैं, खाद मीन्स फूड या फिर ईटेबल्स, ठीक है, ईटेबल्स। तो ईटेबल्स का मतलब होता है खाद्य, तो इसको रिलेट किया गया है पीडीएस के साथ एंड एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है खाद्य साथी, जिसमें क्या होगा, पीपल जो कोई भी लोग जो है वो राशन कार्ड्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन जो थी कि कब राशन बटेगा एंड ऑल, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सबके सब इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप से मिल जाया करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस राशन स्कीम। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, इट इज अबाउट धाऊ। ओके, ये एक जनरल टर्म है फॉर ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल सेलिंग वेसल्स। देखिए ये सेलिंग वेसल्स होते हैं जिसमें 1 और मोर मास्ट्स होते हैं, मास्ट, इसे मास्ट कहते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर 2 मास्ट हैं, एक भी मास्ट हो सकता है और इससे ज़्यादा 2 भी मास्ट हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट यूज टू सेल इन रेड सी एंड इंडियन ओशन। देखिए कम से कम 700 से 800 साल पहले, जब अभी हाई एडवांस्ड बोट्स एंड शिप्स नहीं थी उस टाइम में, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम लकड़ी से बनी हुई ये धाउस जो थी, धाउस, इन्हीं को यूज़ करके लोग यहाँ से वहाँ सी के थ्रू ट्रैवल क्या करते थे, स्पेशली रेड सी में और इंडियन ओशन में। तो न्यूज़ में ये इसलिए है बिकॉज देखिए फीफा वर्ल्ड कप का जो नेक्स्ट ईयर का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, इट इज़ टू बी होस्टेड बाय कतर, ठीक है। और कतर में ये बोला गया है, कतर में जो करेगा उसने अलग अलग एग्जीबिशंस, जो ओपनिंग सेरेमनी होता है जैसा आप जानते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे एग्जीबिशंस शो किए जाते हैं। उस एग्जीबिशंस में एक एग्जीबिशन जो है वो धाऊ को भी है, ठीक है, धाऊ को भी इसके अंदर लाया जाएगा। और उस एग्जीबिशन के लिए जो धाऊ बनाया जा रहा है वो कोझिकोडे, दैट इज केरला के अंदर एक कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर धाऊ को बना रही है। नाउ दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द वेसल्स दैट वाज यूज्ड बाय अरब लीडर्स अबाउट 800 ईयर्स अगो, जब वो केरला आए थे कतर से, यानी कि मिडल ईस्ट से जब वो केरला की तरफ आए थे, यानी कि इंडिया की तरफ आए थे, उस टाइम उन्होंने जो धाऊ, जैसा धाऊ यूज़ किया था वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कोझिकोडे के कुछ कलाकार लोग, ठीक है। नाउ
इस धाव की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या खास बात है इसके अंदर? एक खास बात यह है कि देखिए अराउंड 800 साल अगर की पहले बात करें तो इट विल बी अराउंड व्हाट 1200 एडी। ठीक है, अभी हम 2100 एडी के अंदर हैं, तो अगर 8 साल पीछे जाएंगे तो 800 साल पीछे जाएंगे तो अराउंड हम 1200 के आसपास आएंगे। नाउ एट दैट पर्टिकुलर टाइम नेल्स और मेटल पीसेस उतने ज़्यादा यूज नहीं होते थे, राइट। उस टाइम क्या होता था, क्वायर के रोप्स, क्वायर के रोप्स का मतलब होता है नारियल की रस्सी, एंड जो स्ट्रॉन्ग रस्सियां होती हैं दैट वाज यूज्ड टू टाई टुगेदर द टीक पीसेस। ठीक है, टीक पीसेस, टीक का मतलब होता है लकड़ी। देखिए ये जो लकड़ियां हैं ये नीलांबूर फॉरेस्ट केरला से ली गई हैं। हमने पिछले 2-3 दिनों में लगातार नीलांबूर फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बात की है। अगर आपको याद हो कि नीलांबूर फॉरेस्ट को हमने किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था तो प्लीज़ टेल इट इन कॉमेंट। ठीक है, कॉमेंट में बताइए कि हमने नीलांबूर फॉरेस्ट को किस चीज़ के लिए डिस्कस किया था। ठीक है, सो नीलांबूर फॉरेस्ट से कुछ लकड़ियों को यूज़ करके इस धाव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 6 फीट डीप होगी एंड 7 फीट वाइड होगी। तो 6 फीट डीप, ठीक है, एंड 7 फीट वाइड। ठीक है, तो इस तरीके का धाव बना रहे हैं लोग। इसके अलावा जो कॉयर रोप्स यानी कि जो नारियल की रस्सी जो ये लोग यूज़ करेंगे दैट विल बी यूज्ड इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स। इससे क्या होगा, धाव के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होल्स किए जाएंगे और ताकि उस जितने भी लकड़ियाँ हैं उनको प्रॉपरली बांध के स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसके अलावा उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरीन ऑयल यूज़ किया जाएगा जो कि उन रोप्स पे लगाया जाएगा जब धाव पानी में जाएगा उससे पहले। ठीक है, सो बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू वाटर उससे पहले एक मरीन ऑयल लगाया जाएगा। ये जो ऑयल है इट विल ऐड मोर स्ट्रेंथ टू द रोप व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सी वाटर। जब भी वो पर्टिकुलर ऑयल सी वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है वो बोट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, धाव जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धाव। आपको पता होना चाहिए कि धाव क्या है। यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन कि धाव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टर्म रिलेटेड टू व्हाट, सो इट कैन गिव डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि धाव इज अ टाइप ऑफ शिप। इसके अलावा द नेक्स्ट टॉपिक इट डील्स विद जीएस पेपर 2। ठीक है, और आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं फॉर डे टू डे रिलीजियस अफेयर्स इन टेम्पल्स। कि टेम्पल्स के अंदर जो डे टू डे रिलीजियस अफेयर्स होता है क्या उसके अगेंस्ट कोई रिट पिटिशन फाइल किया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक पिटिशन फाइल किया गया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल है तिरुमाला जो कि आंध्र प्रदेश में है उसके अंदर वहाँ पर जो रिचुअल्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो नहीं हो रहे हैं, ऐसा बोला है। और इसके अलावा ठीक है, तो जब ये चीज़ बोला गया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला दैट कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द डे टू डे रिचुअल्स एंड सेवास जो कि टेम्पल्स में किए जाते हैं उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये जो टेम्पल्स में जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन पर भी अगर आएगा तो भी उस पर कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। उसके लिए मेन जो बेस्ट होंगे वो रिलीजियस स्कॉलर्स एंड जो प्रीस्ट जो पंडित वहाँ पर होंगे दे आर द बेस्ट इक्विप्ड जो इसके बारे में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जो तो इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें ये समझना है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, अंडर आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट के पास है, दे आर लिमिटेड एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछती है दैट रिट जुरिस्डिक्शन आर एब्सोल्यूट तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। इसके अलावा अगर ये भी स्टेटमेंट पूछती है दैट रिट पिटिशन कैन बी अप्लाइड फॉर डे टू डे रिलीजियस अफेयर्स इन टेम्पल्स तो वो भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। दोनों का ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द 7th पीक जो कि बोला जाता है वेंकटचला। ठीक है, एक वेंकट हिल्स है तिरुपति हिल्स के अंदर, वहाँ पर एक वेंकटचला नाम का एक पीक है, वहीं पर ये टेम्पल प्रेजेंट है। तिरुपति बालाजी टेम्पल के साउथ के साइड में ये चीज़ प्रेजेंट है और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल है। जैसा हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो मेन टेम्पल के स्टाइल्स हैं उनको नॉर्थ इंडिया में जो है उसे नगरा बोला जाता है और जो साउथ इंडिया में उसे द्रविड़ा बोला जाता है। इसके अलावा देयर इज अ थर्ड दैट इज वेसारा टाइप ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर जो कि स्पेशली ओडिशा में इसको मतलब बनाया जाता है। ठीक है, ओडिशा के जो टेम्पल्स होते हैं वो बेसिकली वेसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है द्रविडियन आर्किटेक्चर यानी कि साउथ इंडिया दैट इज इन आंध्रा में है ये चीज़। इसके अलावा अगर हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे लिए रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज रेट्स। टोटल हमारे पास 5 रेट्स होते हैं। रेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, ठीक है, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं एंड हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट जो है रेट्स इशू करती है। ठीक है, सो दीज आर द रेट्स जो कि इशू हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। तो फर्स्ट रेट इज हेबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी और इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्सन को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है फिर उसको कस्टडी में रखा गया है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको जज के पास लेके जाने को बोला जाता है। ठीक है, जो कोर्ट इशू करती है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि आप जल्दी से जल्दी इस पर्सन को मेरे सामने लेकर आइए तो मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है इसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हेबियस कॉर्पस। कोई पर्सन अगर गलत तरीके से अरेस्ट होगा तो उसके अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस इशू होगा, मतलब जिसने उसको अरेस्ट किया उसके अगेंस्ट। सेकंड इज मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है अगर कोई भी लोअर कोर्ट या फिर कोई भी लोअर
लोअर ट्राइब्यूनल या फिर कोई भी लोअर जुडिशियल बॉडी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो उसके हायर जो जुडिशियल बॉडी होगी, जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो उसको डायरेक्ट कर सकती है कि आप अपना काम ठीक से करो। वी कमांड यू टू डू दिस वर्क प्रॉपरली, ठीक है, यही है, इसे कहते हैं मैंडामस, यानी कि वो कमांड करता है, हायर कोर्ट कमांड करता है लोअर कोर्ट को कि आपको अपना काम प्रॉपरली करना है। थर्ड है इज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी इंफीरियर कोर्ट यानी कि कोई भी स्मॉल कोर्ट है, अगर उसने ऑलरेडी एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो कि ऑर्डर गलत है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर सही मतलब टेस्ट में पास नहीं किया गया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उस ऑर्डर को क्वैश कर सकता है, मना कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है, और उस केस को अपने अंदर ले सकता है, और फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो खुद उस पर्टिकुलर केस को की सुनवाई करेगा और उसके बारे में डिसीजन देगा। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सीधा सा मतलब है टू स्टॉप समथिंग, राइट। यहाँ पर बोला है किसी भी इंफीरियर कोर्ट को या मतलब उसको रोकना है, रोकना है कि किसी कोई भी केस जो चीज़ वो कर रहा है अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, यानी कि कोई भी लोअर कोर्ट जो अगर वो कोई पर्टिकुलर केस को संभाल रहा है बट वो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, मतलब जितनी उसकी पावर है उसके बाहर है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर इंटरवीन करके उस चीज़ को बोल सकता है कि आपके ये अंदर नहीं है, आपके पावर्स के अंदर नहीं है, वी विल डिसाइड दिस पर्टिकुलर मैटर, और वो केस को अपने अंदर ले सकता है। एंड फाइनल द फिफ्थ रिट इज अबाउट को वारंटो। को वारंटो की बात करें, इसका मीनिंग है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका मतलब है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई भी पर्सन अगर गलत तरीके से अपने पावर्स को मिसयूज कर रहा है या फिर ऐसे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है जिसकी पावर उसके पास है ही नहीं, तो कोर्ट जो है उसकी उस पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, जबकि आपके पास इसका पावर ही नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ रिट्स जिसे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखना है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, let's talk about the next topic now. It is about Pochampalli. Now, Pochampalli, it is also a village. It is a village in Telangana. Now, this has been named as one of the best tourism villages by United Nations का जो World Tourism Organization है, ये इसको नेम करने वाला है। अभी कुछ दिनों में इसकी मीटिंग होने वाली है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो पोचमपल्ली इज सेट टू बी नेम्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने इसी सेम कैटेगरी यानी कि विलेजेस, टूरिज्म विलेजेस के अंदर टोटल 3 विलेजेस का नाम दिया था, जिसमें एक था पोचमपल्ली, इसके अलावा एक कोंगथोंग था जो कि मेघालय के अंदर है, और एक लातपुरा खास है जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। इन 3 विलेजेस का नाम दिया था, जिसमें से एक को चूज कर लिया गया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको इन तीनों, पहली बात तो प्लेसेस का नाम बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर है, कोंगथोंग मेघालय के अंदर है, और लातपुरा खास जो है वो एमपी के अंदर है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पोचमपल्ली को क्यों दिया गया है वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड क्यों दिया गया है? बिकॉज ये एक आर्टिजन विलेज है। आर्टिजन विलेज का मतलब होता है जहाँ पर कलाकार लोग एक साथ, मतलब आर्टिस्ट लोग होते हैं जो काम करते हैं। दे आर नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल इकत वीवर्स एंड टेक्सचर्स। सो इकत वीविंग टाइप की एक अलग टाइप की वीविंग होती है, डाइंग का एक प्रकार है। देखिए आप जैसा देख सकते हैं इस पिक में, दे आर वीविंग और डाइंग अ पर्टिकुलर थिंग, जो कि क्लॉथ को वीव करते हैं या फिर डाई करते हैं, ठीक है। तो ये अलग तरीके से करते हैं, इसलिए इस चीज़ को एक अलग पहचान दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, टूरिज्म यहाँ पर काफ़ी प्रमोट होता है टू सी द वीवर्स एट वर्क ऑन देयर हैंडलूम्स। आप देख सकते हैं अपने हैंडलूम पे लोग काम कर रहे होते हैं, क्रिएटिंग फैब्रिक विद कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक डिजाइन एंड कलर्स। अगर आप इनके साड़ियाँ या फिर उनके कपड़े देखेंगे, दे ट्राई टू क्रिएट मैनी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट जियोमेट्रिक डिजाइन एंड कलर्स उसमें डालने की कोशिश करते हैं। इसके पहले तेलंगाना के ऑलरेडी रमप्पा के टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना का ये सेकेंड प्लेस है जिसको यूनाइटेड नेशन का एक टैग मिला है। इससे पहले यूनेस्को ने ऑलरेडी रमप्पा टेम्पल को ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज टैग का टैग दे दिया था। इसके बाद अभी रिसेंटली पोचमपल्ली को वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हम इकत वीविंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा, ये इकत वीवर्स होते हैं, जो पोचमपल्ली के लोग हैं वो इकत वीवर्स हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इकत वीविंग होती क्या है। नाउ इट रेफर्स टू द डाइंग टेक्निक। डाइंग का मतलब होता है किसी भी कपड़े को रंग करना या फिर उसके ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके से उसके अंदर रंग डालना, ठीक है। एंड टू क्रिएट डिज़ाइन ऑन द फैब्रिक, यानी कि उसको डाई करना है प्लस उसके फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन लगाना है। इट इज़ अ रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस। ये एक तरीका है, मतलब एक तरीका होता है डाइंग करने का, जिसे रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पर बंडल ऑफ यार्न्स दे आर टाइटली रैप टुगेदर, यानी कि पहले देखिए बहुत सारे धागे लिए जाते हैं, उन सबको टाइटली रैप कर दिया जाता है। उसके बाद दे आर डाइड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिजाइन पैटर्न। उसके बाद उसको एक कलर के बॉक्स के अंदर डाला जाता है बार बार, ठीक है, और तब तक उसको डालते रहते हैं जब तक एक डिजायर्ड पैटर्न निकल के ना आ जाए। नाउ दिस डाइंग प्रोसेस इज डिफरेंट। ये अलग प्रकार का, देखिए रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, लेकिन ये अलग है बिकॉज इसमें यार्न्स को डाई किया जाता है। यार्न्स का मतलब होता है धागे, जो धागे होते हैं उनको डाई किया जाता है बिफोर बीइंग वोवन इनटू द क्लॉथ, यानी कि कपड़ा बनने से पहले, उसको उस धागे को कपड़ा बनाने से पहले उसको डाई किया जाता है, एंड नॉट द अदर वे राउंड। बाकी जितने भी रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, पहले फाइनल कपड़ा जब बन जाता है उसके बाद उसको डाई करते हैं, पहले डाई नहीं करते। लेकिन जो इकत वीविंग स्टाइल है उसके अंदर क्या होता है, पहले धागे को डाई कर लेते हैं, उसके बाद उसका क्लॉथ बनाते हैं।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं पोचमपल्ली को जो वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड मिला है, व्हाट इज दिस टूरिज्म विलेज का अवार्ड। ये यूनाइटेड नेशन जो WTO है, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया एक पर्टिकुलर ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका मेन एम है कि जितने भी विलेजेस हैं, बहुत सारे ग्लोबल विलेजेस हैं, उनको हाईलाइट करना है जहाँ पे टूरिज्म जो है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। वहाँ के कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की डाइवर्सिटी, ये सब इन सबको प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और उनके बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। इससे कहते हैं टूरिज्म विलेज, यानी कि टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जिसके कारण अभी तक वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को बचा के रख पाई है, अपने कल्चर को बचा के रख पाई है। हो सकता था कि अगर टूरिज्म नहीं होता तो वो शायद वो कल्चर खत्म हो जाता है, बट टूरिज्म के होने के कारण एक इंसेंटिव मिलता है जिससे कि वो लोग काम करते हैं एंड इस पर्टिकुलर कल्चर को बचा के रखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि टूरिज्म के सेक्टर में काम करती है। इसका मेन एम है सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेसिबल टूरिज्म। सस्टेनेबल का मतलब आप समझ सकते हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं प्लस साथ में फ्यूचर के लिए भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पर एमिशंस या फिर किसी भी तरीके का कोई भी गैसियस एमिशंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसको बनाने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है जो कि अफोर्डेबल हो, जिसको कोई भी चीज़ कोई भी लोग यहाँ पर जाकर अपने इस टूरिज्म को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा UNWTO जो है, इट ऑल्सो प्लेस स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इन स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स। जितने भी SIDS हैं, आपको पता है जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स का ये ग्रुप है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसके टुवर्ड्स ये सस्टेनेबल टूरिज्म करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1974 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। 1975 में, यानी कि बनने से अगले 1 साल के बाद ना, इंडिया भी इसका मेंबर बन गया था और 2009 में फाइनली इंडिया को इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इंक्लूड कर लिया गया था, जबकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली चल रही थी काजाकिस्तान के अंदर, उस टाइम इंडिया को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट लीड्स 2021 रिपोर्ट। लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लीड्स टॉक अबाउट लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कोई भी सामान जो होता है उसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो कितनी आसानी से हम कोई पर्टिकुलर सामान एक स्टेट से सेकंड स्टेट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं, उसे कहते हैं लीड्स। ठीक है। और इसी चीज़ को लीड्स रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये एक जॉइंट एफर्ट है इस रिपोर्ट को निकालना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, स्टेट गवर्नमेंट और लॉजिस्टिक के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबके सब साथ में मिलकर इसमें डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि ये रिपोर्ट सक्सेसफुल बन सके। ये पहली बार 2018 में निकाला गया था, सेकंड टाइम 2019 में निकाला गया था, बट 2020 में नहीं निकाल पाया बिकॉज ऑफ कोविड, एंड फाइनली 2021 में इसका थर्ड एडिशन निकाला जा रहा है। नाउ दिस रिपोर्ट एनालाइजेस द बिजनेस एनवायरनमेंट इन द स्टेट। हर एक स्टेट का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको ये समझने की कोशिश करता है, जो कि लॉजिस्टिक इंफ्रा जो है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कोई सामान जिसको हमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं। इसके अलावा जो स्टेट की पॉलिसीज प्रॉपर्ली है कि नहीं, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती हैं या फिर नहीं। या फिर थर्ड इज रेगुलेटरी रजीम, यानी कि क्या ज़्यादा रेगुलेशंस तो नहीं है हमें एक पर्टिकुलर सामान को सेकंड स्टेट में भेजने के लिए, या फिर कम रेगुलेशंस तो नहीं है, हमारे पास इनफ रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि कोई स्मगलिंग ना हो सके। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर चीज़ है जो कि जाना चाहती है, जो कि एक जगह से सेकंड जगह पर एक्सपोर्ट होना चाहती है, वो रुके भी ना। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फर्दर सजेस्टिव रोड मैप। ये सजेस्ट भी करता है डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। साथ ही साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है जो बाकी स्टेट्स, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी कोई भी पर्टिकुलर स्टेट अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे कैसे हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग बनाया गया है, जहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सिर्फ एग्जिम के बारे में नहीं, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के बारे में भी बताया गया है। एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जो कि हमारी कंट्री के अंदर ही जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया गया है। तो एग्जिम जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करता है, और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स जो है वो हमारे नेशनल लेवल पर जितना भी हो रहा है उसके बारे में बात करता है। स्टेट्स की बात करें तो उसमें गुजरात ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली ने टॉप किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वो दो कंट्रीज हैं, ये वो दो स्टेट्स हैं, यानी गुजरात एंड दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसको जब कोई किसी दूसरे स्टेट में कोई भी सामान को ट्रांसफर करता है तो उसको सबसे कम प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि इसकी स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर हम इस रिपोर्ट को प्रॉपर्ली देखें तो इसमें देखिए पैरामीटर्स क्या क्या हैं। पैरामीटर इसमें 3 हैं, इंफ्रा से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है एंड कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड है, जिसके बेसिस पे हर एक जितने मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी चीज़ें कंपनीज हैं, उन सबको चेक किया जाता है। इंफ्रा की बात करें उसके अंदर रोडवेज, रेलवेज, मल्टी मॉडल एंड वेयर हाउसिंग के बारे में बात की जाती है। सर्विसेज की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर की कैपेबिलिटी कितनी है, रोड का फ्री ट्रेड कितना है, फ्री ट्रेड का मतलब है कोई भी सामान अगर कहीं जा रहा है तो उसका रेट कितना है, ठीक है, कार्गो कितने टाइम से वहाँ पर पहुँच रहा है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं।
एंड रेगुलेशन में कि प्रॉपर फैसिलिटेशन है या नहीं, ईज ऑफ ऑब्टेनिंग अप्रूवल, अगर एक सामान कहीं सेकंड जगह पे जाना है तो कितनी जल्दी उसके अप्रूवल्स मिल रहे हैं, एंड रेगुलेटर जितने भी रेगुलेटरी सर्विसेज है वो कितनी एफिशिएंट है, कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर हम रैंकिंग्स की बात करें, जैसे हमने अभी देखा गुजरात ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे पंजाब एंड फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया है। इसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट ने इंप्रूव किया है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, देखिए 2019 में उत्तर प्रदेश 13th पोजीशन पे था और अभी 6th पोजीशन पे आ गया है, तो इट हैज़ इंप्रूव द मोस्ट। उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द बेस्ट इंप्रूव्ड स्टेट्स। इसके अलावा उत्तराखंड और झारखंड ने भी काफ़ी इंप्रूव किया है एज पर द एज रिस्पेक्ट टू द लास्ट जो डेटा आया था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये बहुत सारे मास्टर प्लान से बनाता है, बहुत सारे सजेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है और इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में बात करता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस। अब हम इन क्वेश्चंस को, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो भी आपने पढ़ा है भी उसको प्रॉपर्ली रिवीजन हो जाए। इसके आंसर्स आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दे सकते हैं। इसके आंसर हम आपको कल के वीडियोस में बताएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हाइडरपोरा इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वेयर फर्स्ट वाटर पार्क ऑफ इंडिया हैज बीन ओपन्ड। Second is NRC is a population register of Assam only. Third is Duari ration scheme will benefit the entire population of West Bengal. Fourth is Dhau is the traditional variety of ship that is made in India only. Fifth is Supreme Court can issue writs to temples to properly follow the religious practices. Next is Kong Thong village in Meghalaya has been recently declared as best tourism village. And finally Gujarat has topped the Leeds 2021 index. ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में देने हैं। कल के जो क्वेश्चंस थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिकमेंड्स द डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको याद होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होता है, इट इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिकमेंड करता है कि कितना पैसा जो है स्टेट्स के पास देना चाहिए, और अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है, उसने ये रिकमेंड किया है कि 41% पैसा जो है स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट इज ऑटोप्सी हैज बीन रिसेंटली अलाउड आफ्टर सनसेट टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने कल प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। थर्ड इज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ऑटोप्सी डन इज मैंडेटरी। देखिए, ये गलत स्टेटमेंट है। कल आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं ऑटोप्सी की करनी मैंडेटरी है जो कि रात में किए जा रहे हैं, जो कि नाइट टाइम में किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी सस्पिशन का इशू ना रहे। जो डे के टाइम में किए जाएगा उसके लिए हर एक में मैंडेटरी नहीं होता है वीडियो रिकॉर्डिंग। फोर्थ इज डायरेक्टर ऑफ सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल 1922 लिस्ट का पार्ट है क्या वो? जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कल आपने ध्यान से सुना होगा कि सीबीआई का एंड डिफरेंट कुछ सेक्रेटरीज हैं वो सब इसका पार्ट है, जिसमें सीवीसी के डायरेक्टर इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज करतारपुर कॉरिडोर रिड्यूसेस द डिस्टेंस फ्रॉम 200 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने कल देखा होगा कि हमारे गुरुद्वारा में यानी कि इंडिया के गुरुद्वारा एंड जो उनका करतारपुर कॉरिडोर है पाकिस्तान का, उसके बीच में डिस्टेंस जो है अगर बॉर्डर के थ्रू जाए तो 200 किलोमीटर्स के आसपास का होता है, बट अगर हम कॉरिडोर बनाते हैं तो इट रिड्यूसेस टू जस्ट 4 किलोमीटर्स। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। दिस इज परफेक्टली ट्रू स्टेटमेंट, इसके बारे में कल हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मीथेन। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मीथेन आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ठीक है, इन दोनों के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। सो दिस वाज ऑल फॉर द डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।